पिछली क्लास में हम लोग बौद्ध धर्म तक पढ़े थे बिहार तथ्य संग्रह में। ये आज आगे कवर करते हैं। नेक्स्ट है जैन धर्म। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? ऋषभदेव। और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। उन्हें आदिनाथ और ऋषभनाथ भी कहा जाता है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, उन्हें आदिनाथ और ऋषभनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? 24 तीर्थंकर है। और 23वें तीर्थंकर जो है वो कौन है? पार्श्वनाथ। इनका जन्म काशी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पर हुई। और इन्होंने 4 महाव्रत की शिक्षा दी। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। फिर जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनके पिता जो हैं वो सिद्धार्थ, वो यात्रिक कुल के प्रधान थे और उनकी माता त्रिशला लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और 12 वर्ष की कठोरता के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई वो जृम्भिक गांव ऋजुपालिका नदी के तट पर और इन्हें शाल वृक्ष के नीचे हुई। और महात्मा बुद्ध को उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आइए जैन धर्म के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के कुल तीर्थंकर 24 हैं और 24वें महावीर स्वामी हैं जो इनके वास्तविक संस्थापक हैं। इनका बचपन का नाम वर्धमान है और इनका जन्म का वर्ष जो है 540 ईसा पूर्व है और इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व। इनका जन्म स्थान जो है कि वो पूर्ण नाम वैशाली है। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है और इनकी पुत्री बेटी का नाम प्रियदर्शनी अनुजा। और इनके दामाद जो है उनका नाम जमाली है। और इनके जो महावीर स्वामी है वो जिस कुल से संबंध रखते हैं वो कुल का नाम है यात्री कुल। और एनसीईआरटी के अनुसार इनके जन्म में कुछ मतभेद आया है, या इन्हें भी देख लीजिएगा। हो सकता है विकल्प में ये वाला भी विकल्प रहे, तो अगर ये वाला विकल्प रहे तो आप लोग इसे प्राथमिकता दीजिएगा। जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं ये देखते हैं। पहला है सत्य। सत्य का क्या अर्थ होता है? झूठ नहीं बोलना, हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। फिर है अहिंसा, मतलब हिंसा नहीं करना। फिर है अस्तेय, चोरी नहीं करना। फिर अपरिग्रह, धन का संग्रह नहीं करना। फिर है ब्रह्मचर्य, इंद्रियों को वश में रखना। तो ये अपरिग्रह और ये अस्तेय, ये दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 5 महाव्रत जो दिए गए हैं जैन धर्म में, इसमें 5वां जो है कि वो महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और जैन धर्म के कुछ तीर्थंकर के नाम दिए गए हैं, जैसे कि ऋषभदेव हैं, ये प्रथम है। फिर अजितनाथ जो है ये द्वितीय हैं और इनका प्रतीक हाथी है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है और इनका सर्प है। और 24वें महावीर स्वामी है और इनका सिंह है। और इनको याद ऐसे रख सकते हैं आप, यहाँ महावीर स्वामी में 100 है तो इनके प्रतीक में भी 100 है। पार्श्वनाथ में देखिए पौ है तो इनके प्रतीक चिन्ह में, ये अपना याद रखने का होता है। आप इसको जैसे याद रख लीजिए। हाथी में अजीतनाथ के नाम में था है तो इनके प्रतीक चिन्ह में भी था है हाथी। इसी तरह ये देखिए वो है यहाँ ऋषभदेव में, तो इनके ऋषभदेव में तो इनके बैल, ऋषभ में भी वो सुवर्ण आता है। तो ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। फिर है जैन संगीतियाँ की। जैन संगीतियाँ कब कब हुई? तो प्रथम जैन संगीति वो 310 ईसा पूर्व में हुई। वहीं दूसरी 512 ईस्वी में हुई है। ये देख लीजिएगा ईस्वी में है और पहला वाला ईस्वी पूर्व है। पहला वाला पाटलिपुत्र बिहार में, दूसरा वल्लभी गुजरात में है। पहला चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुई। पहले के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे, दूसरे के देवर्षि क्षमा श्रमण। प्रथम जैन संगीति में दिगंबर एवं श्वेतांबर में जैन धर्म का विभाजन हो गया और जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन हुआ। द्वितीय जैन धर्म ग्रंथों में, मतलब द्वितीय जैन संगीति जो उसमें जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन किया गया। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुई। कहाँ हुई? पावापुरी में हुई। 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई।
अनेकांतवाद, श्यादवाद या सप्तभंगी ज्ञान सिद्धांत, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध जैन धर्म से है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। जैन धर्म का विभाजन प्रथम जैन संगीति में, यहाँ देखिए बताया भी गया है, जैन दिगंबर एवं श्वेतांबर में हुआ था। कब हुआ था? ये प्रथम जैन संगीति में हुआ, प्रथम जैन संगीति में हुआ था। दिगंबर जो है वो भद्रबाहु के नेतृत्व में प्रदान किया गया था। दिगंबर भद्रबाहु के नेतृत्व में था। इसमें परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया गया था और पूर्ण नग्नता एवं कठोरता को अपनाया गया दिगंबर में। और श्वेतांबर स्थूलभद्र के नेतृत्व में थे और इसमें परिवर्तन को स्वीकार किया गया। और वास्तविकता यही कि समय के साथ परिवर्तन को स्वीकार भी करना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और इसमें श्वेत वस्त्र पहनने की परंपरा थी। यह दिगंबर की तुलना में कम कठोर था श्वेतांबर। आपसे पूछा जाए कौन सी शाखा ज्यादा कठोर थी, तो दिगंबर ज्यादा कठोर थी। फिर उसके बाद आता है शुंग वंश। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृत्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था जाति से और वह वृत्रथ का सेनापति था। पुष्यमित्र ने सेनानी की उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि थी इनकी? सेनानी। उसने यवनों के आक्रमण को विफल किया था। पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और इसके समय जो पुरोहित थे वो पुरोहित कौन थे? पतंजलि। ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। पुष्यमित्र के पुरोहित पतंजलि थे। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र 148 ईस्वी पूर्व में राजा बनता है। और कालिदास के जो नाटक है मालविका अग्निमित्रम, इसमें अग्निमित्र एवं मालविका का वर्णन है। और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कर्ण वंश, इसकी स्थापना वसुमित्र ने देवभूति की हत्या करके की थी। स्थापना इनका वसुमित्र ने किया था देवभूति की हत्या करके। और ये वसुमित्र शुंगों के मंत्री थे। और कर्ण वंश भी ब्राह्मण वंश था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने सुशर्मा की हत्या कर कर्ण वंश का अंत कर दिया था। नेक्स्ट आता है कुषाण वंश। मौर्योत्तर काल में कमजोर होती राजनीतिक स्थिति में कई विदेश जातियों का आक्रमण भारत के क्षेत्रों में हुआ। इनमें सबसे पहले हिंद यूनानी, उसके बाद शक, पल्लव आए। भारत आने वाले विदेशियों में कुषाण सबसे अंतिम थे। तो ये आप लोग को एग्जाम में क्रम पूछा जाता है कि आक्रमणकारियों का क्रम क्या था। तो इनका क्रम था पहले हिंद, फिर यूनानी, फिर शक, फिर पल्लव, फिर कुषाण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुषाण चीन के यूची या तोखड़ी जाति से संबंधित थे। कुषाणों का संबंध किस जाति से था? तोखड़ी। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसेस। कुजुल कटफिसेस कुषाण वंश का संस्थापक थे। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कनिष्क थे। इसी के समय में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, ये याद रखिएगा। कुषाण वंश का राजधानी पुरुषपुर, पेशावर एवं मथुरा दोनों थी। बाद में परिवर्तित करके मथुरा किया गया था। अश्वघोष जिन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की को कनिष्क ने पाटलिपुत्र से विजित किया था। कनिष्क के समय में गांधार एवं मथुरा कला का विकास हुआ था। गांधार एवं मथुरा कला का विकास किसके समय हुआ था? ये कनिष्क के समय हुआ था। गांधार एवं मथुरा कला का विकास कनिष्क ने ये चौथी बौद्ध संगीति कुंडलन कश्मीर में हुआ था। अभी बताएं, कनिष्क ने 78 ईस्वी में राजा बनने के अवसर पर शक संवत चलाया था। कौन सा संवत चलाया था? शक संवत। कनिष्क के समय सिल्क मार्ग पर कुषाणों का आधिपत्य था। आइए देखते हैं नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वंश है गुप्त वंश। गुप्त वंश का स्थापना श्रीगुप्त ने किया था और श्रीगुप्त का जो शासन था वो 240 से 280 ईस्वी के बीच था। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच आते हैं, ये 280 से 320 ईस्वी तक शासन करते हैं। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराज की उपाधि ली थी। तो ये याद रखिएगा, घटोत्कच की जो उपाधि थी वो महाराजा की उपाधि थी। और ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने गुप्त वंश का जिन्होंने महाराजा की उपाधि ली थी। फिर उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य 320 से 335 ईस्वी पूर्व 320 से 335 ईस्वी तक शासन करते हैं और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और इन्होंने 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया था। ये याद रखिएगा, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था, ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने।
चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छुओं की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि महाराजा धीराज की जो उपाधि है वो सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने अपनाई थी, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम ने। और महाराजा की उपाधि सर्वप्रथम घटोत्कच ने अपनाया था। महाराजा घटोत्कच और महाराजा धीराज चंद्रगुप्त। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त आते हैं। समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड 335 से 375 ईस्वी है। और इतिहासकार स्मिथ जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह के संबोधित करते हैं। समुद्रगुप्त की जो उपाधि थी वो परिक्रमांक, अप्रतिरथ आदि, ये समुद्रगुप्त की उपाधि थी। समुद्रगुप्त के अभियानों की चर्चा हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के अभियानों का वर्णन किया गया है। समुद्रगुप्त इसने उत्तरापथ के 9 राजा यानी उत्तर भारत के 9 राजाओं और दक्षिण भारत के 12 राजाओं को जीता था। और समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को उसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दिखा गया। ये याद रखिएगा, समुद्रगुप्त के सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। समुद्रगुप्त वैष्णव धर्म को मानता था। ये कौन से धर्म को मानता था? वैष्णव धर्म को मानता था। समुद्रगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ कराने के भी प्रमाण मिले हैं। और किनके द्वारा मिले हैं इससे पहले? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा भी। समुद्रगुप्त के बाद 375 ईस्वी में रामगुप्त राजा बनने का साक्ष्य मिला, लेकिन उसके अयोग्य होने के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय ने उनकी हत्या कर स्वयं को राजा घोषित कर दिया। तो आप लोग इनका क्रम याद रखिएगा गुप्त वंश के शासक का। पहले आता है श्रीगुप्त, फिर आता है घटोत्कच, फिर घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त, फिर आता है समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त। यानी समुद्र के बगल में राम जी पूजा किए थे, तो समुद्रगुप्त के बगल में रामगुप्त आता है। फिर रामगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय आता है। आइए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनका टाइम पीरियड 375 से 415 ईस्वी है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसकी धारण उपाधि की थी? विक्रमादित्य की। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए, विक्रमादित्य की उपाधि कुल कितने राजाओं ने अब तक धारण की? चंद्रगुप्त द्वितीय ने देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि की उपाधि भी धारण की थी। चंद्रगुप्त ने ध्रुव देवी एवं कुबेर नाग से विवाह किया था। कुबेर नाग से उत्पन्न पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्र की संरक्षा के रूप में शासन किया। उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और कठियावाड़ पर विजय प्राप्त किया। आप लोग ये याद रखिएगा कि रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों की संरक्षक के रूप में शासन किया। और उस दौरान प्रभावती ने चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता से गुजरात और कठियावाड़ पर विजय प्राप्त कर लिया। चंद्रगुप्त चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही भारत आया था। फाहियान भारत में 14 वर्ष तक 399 से 414 ईस्वी तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 414 वर्ष तक। ये समय याद रखिएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नाम से संबोधित किया गया है। मेहरौली लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय का माना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न थे। आप लोग इनका नाम रखिएगा, याद रखिएगा। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह। कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह, वराहमिहिर, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पर, छपनक एवं भररुचि। ये स्टेटमेंट वाइज पूछा जाता है एग्जाम में, या फिर चयन करने के लिए दिया जाएगा कि इनमें से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप लोग ये नाम याद रखिएगा। फिर चंद्रगुप्त के बाद द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम आता है 415 से 455 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं ध्रुव देवी का पुत्र, ये ध्रुव देवी से उत्पन्न हुए थे कुमारगुप्त प्रथम। और नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना इन्हीं के समय हुआ था। गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। बाद में यह बौद्ध धर्म की शिक्षा के रूप में उभरा। कुमारगुप्त ने शक्रदित्य एवं महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। शक्रदित्य एवं महेंद्रादित्य की उपाधि शक्रादित्य एवं महेंद्रादित्य।
की उपाधि किनकी थी? तो ये कुमारगुप्त की उपाधि थी, शक्रादित्य और महेंद्रादित्य। फिर उसके बाद स्कंदगुप्त आता है। स्कंदगुप्त बर्बर जाति, इसके समय हुनों का आक्रमण हुआ था। स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था और उन्हें भारत से खदेड़ दिया था पराजित करके। इसका वर्णन जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और अभिलेख में हुनों को मलेच्छ कहा गया है। और स्कंदगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो ये देखिएगा विक्रमादित्य और उपाधि, ये देखिए गुप्त वंश का स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य और क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और कुमारगुप्त ने शक्रादित्य और महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। कुमारगुप्त प्रथम की उपाधि शक्रादित्य और महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त की उपाधि विक्रमादित्य और क्रमादित्य। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। गुप्त वंश के बाद मगध वंश का लगभग अंत हो गया। फिर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में दिया गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। आइए गुप्त प्रशासन के बारे में देखते हैं। गुप्त काल में राजा दैवीय अधिकार रखता था, वो खुद को देव के समान मानता था। इस काल में मौर्य काल के समान केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, लेकिन राजा प्रशासनिक, सैनिक एवं न्यायिक अधिकार रखता था। केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी मतलब सत्ता का केंद्रीकरण नहीं था, एक ही जगह इनका पूरी सत्ता का भार ना होकर अलग अलग लेवल पे प्रशासन में इन्हें वितरित किया गया था। गुप्त काल में साम्राज्य का विभाजन देश, भुक्ति, विषय, ग्राम के रूप में किया गया था। आप लोग ये याद रखिएगा, देश, भुक्ति, विषय और ग्राम के रूप में किया गया था। देश का प्रधान गोप्ता, भुक्ति का प्रधान उपरीक और विषय का प्रधान विषयपति तथा ग्राम का प्रधान ग्रामिक। ग्राम का प्रधान ग्रामिक याद रहेगा, विषय का प्रधान विषयपति भी याद रहेगा। ये थोड़ा क्रिटिकल है। देश का प्रधान गोप्ता लिख देते हैं। देश का जो प्रधान था वो कौन था? गुप्ता। और भुक्ति का उपरीक, ये याद रखिए, भुक्ति का प्रधान उपरीक था। अर्थव्यवस्था गुप्त काल में कृषि आय का मुख्य स्रोत था। कृषि का जो कर था वो 1/4 से 1/6 तक था। कृषि के अतिरिक्त व्यापार एवं उद्योग से भी कर प्राप्त किया जाता था। और गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाह कौन था? ताम्रलिप्ति था। और सबसे प्रमुख व्यापारिक नगर उज्जैन। गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। स्वर्ण सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। गुप्त काल में वर्ण व्यवस्था जटिल हो गई थी। इस काल में वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के रूप में स्थापित हो गई थी। इस काल में कई उपजातियों का उदय हुआ। उदाहरण के लिए कायस्थ जाति का वर्णन पहली बार इसमें मिलता है, गुप्त काल में ही मिलता है। कायस्थ जाति का वर्णन गुप्त काल में मिलता है। इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। जब कई तरह की जाति का उदय होगा तो छुआछूत में वृद्धि होंगी ही। तो इस काल में छुआछूत के भी प्रमाण मिलते हैं। अछूत जातियों को ग्राम से बाहर रहना पड़ता था। आज भी देखते होंगे अपने समाज में कुछ निम्न जाति के लोग जो होते हैं उन्हें समाज से थोड़े दूर रखा जाता है। वो लोग खुद अपने सेपरेट होकर रहते हैं, अपनी सभ्यता का पालन करते हैं, अलग कल्चर रहता था। ऐसा कुछ गुप्त काल से प्रमाण मिलते हैं। इस काल में दास प्रथा का भी विकास देखने को मिला। कौन सी प्रथा का? दास प्रथा का भी विकास देखने को मिला। गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति पूर्व की तुलना में निम्न हुई। निम्न मतलब थोड़ा इनके साथ भेदभाव बढ़ा, इन्हें पर्दे के पीछे रखा गया। इस काल में 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख में, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम सती प्रथा का प्रमाण किस अभिलेख में मिला? तो ये भानुगुप्त के एरन अभिलेख में है। गुप्त कला, गुप्त शासकों के संरक्षण में गुप्त कला के दौरान स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला एवं साहित्य कला का विकास हुआ। स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण, नागर शैली, गुफाओं का निर्माण, विहारों का निर्माण देखने को मिलता है। सब कला के अंतर्गत विकास हुआ। फिर
गुफाओं के निर्माण में अजंता गुफा महाराष्ट्र के गुप्त काल में और बाघ गुफा मध्य प्रदेश का निर्माण इनका भी गुप्त काल में क्या था। इन गुफाओं से बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म से संबंधित चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। गुप्त काल में साहित्य का विकास भी हुआ। इस काल की प्रमुख रचनाएं जैसे कालिदास अभिज्ञान संतुलम को लिखे हैं, फिर मालविकाग्निमित्रम को लिखे हैं, रघुवंशम को लिखे हैं, कुमार संभवम, मेघदूत, ऋतुसंहार, विक्रमोर्वशीयम, फिर विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है, अमरकोश के अमर सिंह है, नीतिसार के कामंदक है, मृच्छ कटिकम के शूद्रक हैं, आर्यभट्टियम सूर्य सिद्धांत और 10 गीतिका के लेखक आर्यभट्ट हैं, ब्रह्म सिद्धांत के ब्रह्मगुप्त हैं। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। तो आप लोग 2 बातें याद रखिएगा कि जो है कि गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता था और इसको V.A. स्मिथ इतिहासकार हैं, इन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं पालवंश। पालवंश का स्थापना गोपाल ने 750 ईस्वी में किया था और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार शरीफ में की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। सोमपुर महाविहार वर्तमान में ये बांग्लादेश में पड़ता है। इसका भी निर्माण धर्मपाल ने कर पाया था। धर्मपाल ने त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों एवं राष्ट्रकूटों से संघर्ष किया था। धर्मपाल प्रतिहार शासक वत्सराज से पराजित हुआ था। किससे पराजित हुआ था? वत्सराज से। बाद में धर्मपाल ने राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित किया। उसने कुछ समय के लिए कन्नौज पर भी अधिकार किया था। आप लोग मुझे ये कमेंट करके बताइए कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था इसमें अंत में विजय किनकी हुई थी? धर्मपाल ने उत्तरापद स्वामी की उपाधि धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी? उत्तरापद की स्वामी की उपाधि किनकी थी? धर्मपाल की। आप लोग इसको ऐसे याद रखिए, उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी से हो गया उत्तरापद स्वामी और ध्रुव से हो गया धर्मपाल। इसे याद रहेगा। धर्मपाल के बाद उसका पुत्र देवपाल शासक बनते हैं। फिर देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। ये वाला स्टेटमेंट याद रखिए कि देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। मुंगेर को अपनी राजधानी किसने बनाई? देवपाल ने जावा इंडोनेशिया को उस समय जावा कहा जाता था। इंडोनेशिया के शैलेंद्र वंशी शासक पालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। और देवपाल के बाद विग्रहपाल, महिपाल, रामपाल आदि ने शासन किया। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। पालकालीन कांसे की मूर्ति अपनी कलात्मकता के लिए काफी प्रसिद्ध थी। धीमन एवं वित्तपाल इस कला के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? धीमन एवं वित्तपाल। ये याद रखिए, धीमन एवं वित्तपाल ये जो है पालकालीन कलात्मकता में इनका संबंध, वहां से इनका संबंध रहा है। फिर और प्राचीन के कुछ वंश शासक हैं और इनकी राजधानी है बिंबिसार, वृत्रथ। इन्होंने गिरिव्रज को राजधानी बनाया। फिर बिंबिसार ने गिरिव्रज कही या फिर राजगिरी, उदयन ने पाटलिपुत्र, शिशुनाग ने वैशाली, कालाशोक ने पाटलिपुत्र, नंदवंश पाटलिपुत्र, मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र, कुषाण का पुरुषपुर, पाल वंश का मुंगेर। बाकी सबका पाटलिपुत्रा ही रहा है। जिनका पाटलिपुत्रा नहीं रहा है उनको याद रखिए बस। कुषाण का पुरुषपुर एवं मथुरा, पाल वंश का मुंगेर, शिशुनाग का वैशाली और बिंबिसार का गिरिव्रज या राजगिरी। और कुछ ग्रंथ हैं और उसके लेखक देख लीजिए। शास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। बुद्ध चरित के अश्वघोष, प्रज्ञा पारमिता के नागार्जुन, सियुकी वेनसांग, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज, मिलिंद पन्नो के लेखक नक्सेन है। तो आज हम लोग यहाँ तक कवर किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखेंगे। धन्यवाद।